तो चलिए बेटा हम क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जीओसी चैप्टर का। और इस टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ना होता है कि कैसे एक कंपाउंड है अगर, तो उसमें हम कैसे पता करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। बहुत ही शानदार डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम सारी चीज़ों को फ्रेम अप कर लेते हैं, समझ लेते हैं। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो आपकी ये खोज खत्म होने वाली है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड तक बस एक बार सुन लो तो आपकी प्रॉब्लम हल। अब इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें क्या समझा रहा है यहाँ पे। सबसे पहला मेथड, पहले तो हमें करना क्या है, मान लो एक हमारे पास कंटेनर है और उसमें एक पाउडर पड़ा है, और हमें यह पता करना है कि ये जो पाउडर है ये इसके अंदर कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन या ब्रोमीन, इसमें से कौन कौन लोग हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं। इस चीज की पढ़ाई को हम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोल देते हैं। पहले तो टॉपिक का मतलब समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे समझते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है। इसमें कुछ मेथड्स हम फॉलो करते हैं बेटा लेबोरेटरी में, जिन मेथड्स के ऊपर आपको यह पता लगता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन है, कितना है, वो सारी बातें हम आगे आगे समझते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है लिबिग्स मेथड। अब लिबिग्स मेथड का क्या मतलब है? लिबिग्स मेथड स्पेशलिटी है उसकी कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब अगर आपके पास जो पाउडर है उसमें कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं है, इसका जवाब देगा लिबिग्स मेथड। सर वो कैसे जवाब देगा, उसको कैसे पता लगेगा? उसके लिए वो फॉलो करता है कॉपर ऑक्साइड को, मतलब कॉपर ऑक्साइड को यूज करता है। सर कॉपर ऑक्साइड कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो किसी की क्या करवाता हो, ऑक्सीडेशन करवाता हो। सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाता हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाता हो, उसको ही हम क्या कह देते हैं? ऑक्सीडेशन कह देते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, आपने जूनियर क्लासेस में भी समझा हुआ है, बस उसी को समझा रहा हूं। तो सर क्या हुआ, अगर मैंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है अगर उसमें कार्बन हुआ तो इस कॉपर ऑक्साइड ने उस कार्बन को किस में बदल देना है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया अगर उसमें हाइड्रोजन हुआ तो इस कॉपर ऑक्साइड ने उसको किस में बदल देना है? वाटर में। तो चलिए आइए मैं इसको रिएक्शन की फॉर्म में आपको समझाता हूं कि हमने क्या किया। कार्बन को किससे रिएक्ट करवाया? CuO, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और इसने इसको किस में बदल दिया? कॉपर के ऑक्साइड में, मतलब सॉरी कार्बन के ऑक्साइड में, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है बेटा? गैस है। अब सर ये गैस है तो हम कैसे पता करें कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है? क्योंकि गैस तो बेटा बबल्स की फॉर्म में ऐसे निकल जाती है, उसके कोई रंग ढंग उसका नहीं होता है, तो हमें कैसे पता लगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट? तो इसके बारे में हम कैसे जानकारी ले रहे हैं? उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं स्लेक्ड लाइम से। स्लेक्ड लाइम ये क्लास 10 में भी हमने पढ़ा हुआ है, टेस्ट होता है ना गैसेस का, हाइड्रोजन पॉप साउंड से होता है, राइट? हाइड्रोजन गैस निकलेगी बर्न विद पॉप साउंड। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर स्लेक लाइम में डालो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक लाइम से रिएक्ट होकर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और जो कि मिल्की होता है, दूधिया रंग का हो जाता है एकदम से। ठीक है, मतलब सर दोबारा से अच्छे से समझते हैं। स्लेक लाइम में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे आपको दिखेगा कि वो धुंधला सा हो गया, जैसे उसमें किसी ने दूध डाल दिया हो। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते ही चले जा रहे हैं, डालते ही चले जा रहे हैं, देखो आप मैंने लिखा है एक्सेस में अगर आपने डाल दिया तो वो बन जाएगा CaHCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाय कार्बोनेट। अब आप डालते ही चले जा रहे हो तो वो तो क्या ही करे, और उसके बाद उसका जो मिल्कीनेस का अपीयरेंस है वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है मिल्कीनेस। तो मतलब अब वो सॉल्युबल पानी की तरह दिख रहा है, साफ। तो आप ये समझ जाइए कि मैंने बहुत ही हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, इसी कारण से उसने अपना दुधिया रंग गायब कर दिया। ये लेबोरेटरी थोड़ी ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको मैं ऐसे इमेजिनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है?
तो चलो सर कार्बन का तो पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और फिर वो दूधिया रंग दिखा देगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, मिल्कीनेस अपीयर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर सर हाइड्रोजन हुआ तो क्या होगा, तो कॉपर ऑक्साइड उसको किस में बदल देगा, वाटर में। और हमारे पास कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड होता है, कॉपर सल्फेट, अगर ये बेटा क्या हो पाउडर फॉर्म में, अगर ये हो पाउडर तो होता है वाइट कलर का, ध्यान से समझना। और अगर मैं इसको किस में डाल दूं बेटे, पानी में डाल दूं, तो पानी में डालने के बाद ये बन जाएगा CuSO4.5H2O, जिसको हम कहते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट, और ये ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू विट्रॉल, ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ब्लू विट्रॉल कलर का हो जाता है। तो आप बड़े ध्यान से इसको समझिए कि अगर पानी हुआ तभी ये ब्लू कलर का होगा, अगर पानी ना हुआ तो ब्लू कलर का नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, बड़ा ही सिंपल था। तो सर हमने बड़े ही आराम से ये समझ लिया कि कैसे हाइड्रोजन और कार्बन को पकड़ते हैं किसी कंपाउंड के अंदर। इसके लिए हमारी हेल्प कौन करता है, कॉपर का ऑक्साइड, बहुत सिंपल। इसके बाद सर हमने नेक्स्ट जो चीजों को समझा कि अकेला कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं पकड़ना है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, इन सबको भी पकड़ना है हमने। इनको पकड़ के इनके बारे में रिएक्शंस वगैरह देखनी है। तो सबसे पहले तो पता लगे कि किस कंपाउंड में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लसाग्ने टेस्ट। बेटे बड़े ध्यान से समझना, लसाग्ने टेस्ट हमें किसके बारे में बता रहा है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन। ओके, तो चलिए, लसाग्ने टेस्ट इज नॉट गिवन बाय दी NH2 हाइड्राजीन। हाइड्राजीन मतलब NH2 है, इसमें नाइट्रोजन है, पर नाइट्रोजन की ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें हाइड्राजीन, मतलब ये हमारा एक एक्सेप्शन है, इसको एक एक्सेप्शन के रूप में आप याद रखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर हमें किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन को पकड़ना हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब सर उसमें कार्बन तो होगा, और आपने उसमें पकड़ना है नाइट्रोजन का, तो कार्बन है और नाइट्रोजन है। आपने याद रखना है कि लसाग्ने टेस्ट, ऐसे से याद रखना कहानी बना के, लसाग्ने टेस्ट ने नौकरी पे किसको रखा हुआ है, जॉब पे, सोडियम को। और सोडियम सर करता क्या है, कुछ नहीं करता है, चीजों को एक्टिवेट करता है। क्या करता है बेटा, एक्टिवेट। एक्टिवेट कैसे करता है सर, आयनिक बना के उनके ऊपर प्लस या माइनस लगा के उनको एक्टिवेट कर देता है। जाओ जाके रिएक्ट हो और लसाग्ने टेस्ट को पूरा करो। क्या होता है, जैसे यहां पे देखो, मैंने कार्बन लिया और नाइट्रोजन लिया। अब देखो कार्बन के ऊपर क्या कोई चार्ज है बेटा, नहीं है। नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है। तो सर ये रिएक्ट ही नहीं होंगे। रिएक्ट ही नहीं होंगे तो मुझे पता कैसे लगेगा कि नाइट्रोजन इसके अंदर है या नहीं है। सही बात है ना, सही बात है ना, बात समझ में आ रही है ना। बस उसी के चलते हमने क्या देखा कि ये जो सोडियम है, सोडियम से जब हमने इनकी रिएक्शन करवाई तो सोडियम इसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। क्या बना रहा है, NaCN बना रहा है। और NaCN कैसे एक्टिवेट कर दिया, अगर मैं सपोज करो NaCN जो है उसको अगर मैं तोड़ूं, तो तोड़ने पे, डिसोसिएट करने पर Cn नेगेटिव निकल आएगा। और ये जो Cn के ऊपर, अब N के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सर अगर N के ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया, चार्ज हो गया बेटा। बात समझ में आ रही है। देखो जरा आप लोगों को सर साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। तो जब हमने ये समझा कि यहाँ पे NaCN और Cn नेगेटिव निकल आया, तो यहां से उसने क्या किया, Cn नेगेटिव को ले लिया। सर इसी के लिए इसने किसको बुलाया था, सोडियम को, ताकि NaCN बन जाए और NaCN में से क्या निकाल ले, Cn नेगेटिव। अब Cn नेगेटिव की रिएक्शन करवाई जाती है आयरन +2 के साथ। जैसे आयरन +2 से रिएक्शन करवाई, यहां एक कॉम्प्लेक्स बना FeCN6 के ऊपर 4-। वेरी सिंपल। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। इसमें Cn जो है वो एक लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहा है। लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दिया करते हैं, और Fe एक्ट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम की तरह। इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है, वो +2 में हम चलो समझेंगे। तो हमने लर्न कर लेना है इस कॉन्सेप्ट को कि Fe के साथ रिएक्शन जब हुई तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया।
और जब अगेन उसने पहले उसने कौन से Fe से करवाई थी, +2 वाले से, सेकेंड अटेम्प्ट में उसने करवाई +3 वाले से, जब रिएक्शन करवाई तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस डॉट XH2O, ये जो बना इसको बोलते हैं प्रूशियन ब्लू कलर। प्रूशियन ब्लू, पर्शियन ब्लू भी बोल देते हैं, चलो प्रोनाउंसिएशन है। पर्शियन ब्लू कलर जब प्रकट हुआ तो समझ जाइए कि वहां पे नाइट्रोजन था। लर्न करने वाली बात अगेन, बेटा लर्न करने में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, जो कुछ चीजें लर्न करनी, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको लर्न थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। जो चीजें एक्सप्लेन करने वाली है आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उसको बिल्कुल क्लियर कर दूं, पर कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, आप बैठे हो ना, नोट कर रहे हो ना साथ साथ, हाँ 2 बार ये वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी आपको, 2 बार के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आराम से सुनते रहो बस, और जब मैं बोलता हूं तब लिखा करो या पॉज करके लिखा करो। तो आगे फॉर हैलोजेंस, अगर सर हमें नाइट्रोजन का पता करना था तो हमने Na के साथ रिएक्शन कराई, Cn नेगेटिव निकला, Cn नेगेटिव को Fe के साथ करवाया तो FeCN6 बन गया, उसको Fe+3 के साथ करवाया तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये सारा कंपाउंड बन गया। और जिसने कलर वहां पे क्या दिखाया, प्रूशियन ब्लू कलर। अगर सर हैलोजन हुआ, फिर से ये कहता मैंने जॉब पे किस लिए रखा है तेरे को, जा हैलोजन के पास, तो हैलोजन X मान रहे हैं हम, और इसको रिएक्शन किससे करवाई पहले, क्योंकि सर X के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये एक्टिवेट नहीं है, इसको एक्टिवेट करिए। तो सोडियम ने इसको एक्टिवेट कैसे कर दिया, NaCN बना दिया, NaX, ओके। और X जो हैलोजेंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन को आपने इसमें नहीं गिनना है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकते हैं। मतलब NaCl, NaBr एंड NaI, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब सर हमें पता है कि अगर इन तीनों में से कोई टूटेगा, तो जैसे सपोज करिए यहाँ पे NaCl टूटा, तो टूटने पे क्या निकलेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अच्छा दूसरा टूटा तो Na पॉजिटिव Br नेगेटिव। अगर तीसरे वाला टूटा तो Na पॉजिटिव I नेगेटिव निकलेगा। तो सर ये देखो हैलोजन क्या हो गए हैं, यही तो X हैं, यही तो X थे, तो ये सब के सब एक्टिवेट हो गए हैं, पहले एक्टिवेट नहीं थे। चलो जब इनमें से कोई भी एक को उठा लिया उसने X नेगेटिव की रिएक्शन किससे करवाई, AgNO3 से। AgNO3 से रिएक्शन करवाते ही, सर ये जानबूझ के AgNO3, बहुत चालाक है, बहुत चालाक, AgNO3 से क्यों रिएक्शन करवाई, उसको पता है Ag जिसको हम सिल्वर कहते हैं, चांदी हैलोजन के साथ कभी टिकती नहीं है, पीपीटी बना लेती है, यहाँ पीपीटी बन जाएगी। सर पीपीटी 3 लोग हैं यहाँ पे, अब अलग अलग बनाएगी कैसे, अगर तो सर AgCl के साथ जुड़ गई तो व्हाइट कलर की पीपीटी बनाएगी, अगर सर AgBr के साथ जुड़ गई है, देखो यहाँ पे Br हुआ तो पेल येलो बनाएगी, और अगर Ag सर I के साथ जुड़ गया तो डार्क येलो हो जाएगा। ये चीज हमें दिमाग में पूरी फिट रखनी है, बड़े आसान है। सर इसने क्या करा, पहले X को Na से ताकि एक्टिवेट हो जाए, ये सर हो गया एक्टिवेट का मतलब इसके ऊपर लग गया सर चार्ज लग गया, ये एक्टिवेट हो गया है। और एक्टिवेट करने के बाद अब इसका आगे प्रोसेस उन्होंने चला दिया, पीपीटी से पता कर रहे हैं कि कौन से वाला ये आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, क्या है वो, उससे पीपीटी से पता लग रहा है। ओके नेक्स्ट चीज, सर सल्फर के बारे में कैसे पता करेंगे, फिर से सल्फर आया, उसने भेजा जा भाई अपना काम कर, जॉब पे लग, जॉब अपनी ड्यूटी पूरी कर, तो सल्फर को उसने क्या कर दिया, चार्ज, ये सर हो गया है एक्टिवेट। अब सल्फर S2 नेगेटिव बन के निकलेगा, ये देखो, और इसकी रिएक्शन करवानी होती है Pb+2, ये याद रखने वाली चीज है, याद रखने वाली सर, यहां AgNO3 आया, यहां Fe+2 Fe+3 आया, याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरा ध्यान, पेन पुन साइड पे, दुनिया खत्म हो गई है, आप इधर देखो ध्यान पूरा। जब नाइट्रोजन पकड़ना है बेटे Fe+2 Fe+3 आएगा, ठीक। जब हमने हैलोजन पकड़ना है तो AgNO3 आएगा, ठीक। सल्फर पकड़ना है तो कौन आएगा, Pb, लेड आएगा, Pb+2 वाला, तो जब इन्होंने रिएक्शन करी क्या बना, PbS, और सर फिर से क्या है ये, क्या कमबख्त बार बार PBT आ जाती है, और यही तो चाहिए, दिखेगा कैसे लैब में, दिख रहा है काले रंग का बन रहा है, सल्फर है, फिर समझ रहे ना, हाँ सिंपल। आगे सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड टेस्ट, अब ये सल्फर के लिए दूसरा टेस्ट भी है हमारे पास, थोड़ा सा अजीब सा है, मैं आपको समझाता हूँ, पकड़ लोगे आप, थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा।
सोडियम प्रोसाइड क्या है पहले तो सर, ये जो देख रहे हो इसको देखो, इधर देखो, इसको बोलते हैं सोडियम प्रोसाइड, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। Na2 नीचे Fe है, यहाँ पे दो लिगेंड्स है, CN5 है और NO है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। लिगेंड्स क्या होता है दिमाग में टेंशन मत लेना, बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पता है तो ठीक है, क्योंकि अगर कोई +2 वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसको ये बात समझ में आ रही होगी, अगर नहीं तो +2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर होता है, वहाँ पे हम लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसके बाद हमने जब इसमें क्या डालना है, हमने 2 नेगेटिव, ध्यान से देखो कितना चार्ज हमने बीच में डालना है, 2 नेगेटिव। तो सर बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव भी होने चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखो Na कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने यहाँ पे Na कितने कर दिए, 4, और बीच में S डाल दिया। सर S क्या है, -2, और 2 Na जो ऐड करें हैं वो 2 + 2 भी ऐड बीच में कर दिए हैं, तो सारा कंपाउंड बैलेंस हो गया। जब सल्फर बीच में चला गया, Na बढ़ गए, तो ये पर्पल कलर का पीपीटी, पर्पल कलर, वॉयलेट कलर दिखाना शुरू कर देता है। तो उसी समय सल्फर के बारे में पता लग गया, हाँ जी सल्फर की एंट्री हुई है, सल्फर की एंट्री हुई है। तो ये एक टेस्ट जो इस चीज के बारे में बताता है। सर ये तो हुए अकेला अकेला, नाइट्रोजन अलग से, कार्बन अलग से, सल्फर अलग से अगर पता करना हो तो Pb से कभी चेक करेंगे, कभी AgNO3 से चेक करेंगे, कभी हम आयरन +2, आयरन +3 से चेक करेंगे। अगर हमारे पास ये 3 लोग इकट्ठे आ गए, सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तीनों इकट्ठे आ गए एक ही कंपाउंड के अंदर, तो उसको पहले तो सोडियम, सर सोडियम की नौकरी इतनी गंदी है ना, इसको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। लसाग्ने ने इसको रखा हुआ है, बस तू जाके एक्टिवेट करता रहे। तो ये आया और यहाँ पे इसने SCN, एक बेटा होता है CN, एक होता है SCN, इसको बोलते हैं थायोसाइनाइड, इसको बोलते हैं थायो, इसको थायोसाइनाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल साइनाइड। थोड़ी सी जानकारी दिमाग में रखिएगा, इसको बेटा साइनाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं थायोसाइनाइड। तो यहां पे हमारे पास सोडियम थायोसाइनाइड बन गया, सोडियम थायोसाइनाइड। सर सोडियम का काम खत्म, उसको आयन निकाल लो, आयन का निकल के आया SCN नेगेटिव। इसकी रिएक्शन करवाई Fe+3 के साथ, जैसे ही हमने Fe+3 के साथ रिएक्शन कराई ये कंपाउंड बन गया, और ये होता है ब्लड रेड कलर का। किस कलर का, ब्लड रेड, खूनिया रंग का होता है, खून के रंग का। तो उसी समय पता लग जाएगा, क्या पता लगेगा बेटा, कि यहां पे तीनों लोग प्रेजेंट हैं, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, तीनों लोग प्रेजेंट हैं। होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो चलिए सर हमने ये समझा कि कैसे हमने सल्फर, नाइट्रोजन और उन सबको निकालना है, और लास्ट में हमारे पास आ गया फास्फोरस, और फास्फोरस की रिएक्शन किससे करवाई गई, Na2O2 से। ये सोडियम का परऑक्साइड है। सर ये होता कैसा है, O ना O ना, ऐसे करके, ना O ना, ऐसे करके सोडियम का परऑक्साइड है। तो सोडियम का परऑक्साइड हमने किससे रिएक्शन कराई, फास्फोरस से, तो फास्फोरस का बन गया PO4 नेगेटिव। अब बच्चा कोई बोलेगा सर फास्फोरस तो P4 होता है, आपने यहाँ पे अकेला ओ यार वो बैलेंसिंग का चक्कर नहीं है, ये प्योरिटी है, ये हम इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। हाँ मैं मान गया आपकी बात, ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक हो, भगवान आपको ठीक रखे हमेशा, समझे, ठीक बोल रहे हो। पर यहाँ पे हम बैलेंसिंग वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ रहे हैं, वी आर जस्ट टेलिंग यू द रिएजेंट्स, कौन से रिएजेंट से आप इसका आंसर निकालेंगे, ध्यान से। तो अब यहाँ पे जब इससे रिएक्शन हुई तो इसने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, क्योंकि ये होता है एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर हमने पहले भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था, कौन सा वाला बेटा, CuO, ये भी था। अब कौन सा पढ़ लिया, Na2O2, ये दूसरे वाला पढ़ लिया। तो इनको याद रखेंगे, याद साथ साथ रिवीजन करते रहो। तो यहाँ पे इसने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, PO4 नेगेटिव बन गया, HNO3 से रिएक्शन कराओगे H3PO4 बन गया। अब H3PO4 की जब आपने रिएक्शन, इतने बड़े हो उत्तरी दी सर, इसको याद करना पड़ेगा फिर से, क्या करूं मैं, NCERT में ऐसे वाली चीजें दी रखी हैं उन्होंने। NH4 होल ट्वाइस, मॉलिबिडेट बोलते हैं, MO मॉलिबिडेट O4, तो सोडियम मॉलिबिडेट बोला जाता है इसको, सॉरी अमोनियम मॉलिबिडेट। और जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है कैनरी ब्लू येलो कलर का। कैनरी येलो कलर का मतलब बहुत ही जैसे सन की चमकारा होता है, सन का एकदम खट्टा रंग येलो कलर का, तो वो येलो कलर के हम कैनरी येलो कलर बोल देते हैं, ठीक है जी। तो अमोनियम फॉस्फेट या फॉस्फो मॉलिबिडेट इसका नाम होता है इस कंपाउंड का।
बस इसको ध्यान में रखिए। और इस तरह से हम अगर ये बन जाता है, ये मतलब आपको येलो कलर दिखता है, दैट मीन्स इसके अंदर फॉस्फोरस है। रिएक्शन वी हैव टू लर्न इट, ठीक है। तो इसमें से सवाल आने के थोड़े चांसेस कम रहते हैं कंपेयर टू हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी के बारे में ये हमारे साथ बात करते हैं कि क्वांटिटी कितनी रहेगी बेटा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। होपफुली आपको पिछले वाला टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा। ओके, तो सर हम पहले मेथड पे फिर दोबारा से आते हैं जिसको कहते हैं लिबिग्स मेथड। अब हम क्वांटिटी जानने जा रहे हैं, कितना कार्बन होगा, कितना नाइट्रोजन होगा, कितना सल्फर होगा, बताइए कितना है। पता तो लग गया है, एक पाउडर के अंदर कितना है वो तो पता लग गया, कितना है नहीं पता लगा, सॉरी, कार्बन नाइट्रोजन है या नहीं है ये पता लग गया, उपस्थिति है या नहीं है, एब्सेंट और प्रेजेंट। प्रेजेंट सर, अगर बोल दिया प्रेजेंट, अब कितना है वो पता करने जा रहे हैं। लिबिग्स मेथड, कार्बन और हाइड्रोजन पता है सर, पता है, ये बात पता है, आपने बता दी है, ठीक है। तो अगर कार्बन हुआ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, कौन बदलेगा इसको बताओ जरा, इसको बदलेगा सर CuO। अच्छा, हाइड्रोजन हुआ तो वाटर में बदल जाएगा, कौन बदलेगा, CuO। ओके, तो हमने कहा कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा है और ये कितना लेके आया हूं मैं, W ग्राम, ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ कार्बन है और इसके अंदर कुछ हाइड्रोजन है, मेरी बात समझिए। तो इसके अंदर कितने कार्बन हैं, मान लेते हैं वो होंगे W1 ग्राम, और इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं वो मान लेते हैं होंगे W2 ग्राम। तो ये सब चीजें मैंने लिखी है। W1 ग्राम वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन ने ही क्या बनाया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने मान लेते हैं कि कितना भार है उसका, W1 ग्राम। और वाटर का कितना भार है, वाटर के भार को हम क्या मान रहे हैं, W2 ग्राम्स। और पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, W ग्राम्स। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अब मैं आगे आपको चीजें समझाता हूं। अगर मुझे ये पता है कि कितना कार्बन है उसके अंदर पता करना है, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं 44 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44 ग्राम, निकाल के देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड 12 + 32 इज इक्वल टू 44, ठीक है जी। तो इसका जब हमने मास निकाला किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अंदर कार्बन कितनी है बे, ये कितना है बेटा, 12, ठीक है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू 12 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू 12/44 ग्राम कार्बन। ध्यान से समझना क्योंकि उसको नीचे लेके जाएंगे। यूनिटरी मेथड, मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूं, यूनिटरी मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब W1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है कितनी है, ये देखो बेटा, ये ध्यान से समझना, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो W1 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो W1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा, 1 ग्राम में अगर इतना है तो W1 में मल्टीप्लाई बाय W1 हो गया, मतलब ये हमारे पास आया 12/44 इंटू W1 ग्राम कार्बन। कार्बन कितना है, 12/44 इंटू W1 ग्राम। तो मतलब सर हमारे पास अगर मैंने फॉर्मूला बनाना हो, इसको हटाओ यहां से, पहले तो समझना जरूरी है, ज्यादा नहीं हटाना था, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हमारे पास निकालना हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैसे निकालेंगे, हमारे पास कार्बन है कितना, 12/44 इंटू W1, ठीक है जी। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितना कंपाउंड है और नीचे टोटल कंपाउंड, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड कितना है, कितना एलिमेंट है, नीचे टोटल अमाउंट। टोटल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था, W ग्राम, तो मैंने इस पूरे को डिवाइड कर दिया विद W, और सर निकालनी परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100, बन गया फॉर्मूला, 12/44 मल्टीप्लाई बाय W1। W1 का ना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, और नीचे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है। बड़ा सिंपल है, अगले वाले भी सेम है बिल्कुल, एक बार इसको अच्छे से समझ लो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, ओके। अगर मुझे हाइड्रोजन का पता करना है, हाइड्रोजन किस में बदल गया था, वाटर में, और वाटर का मास कितना होता है, 2 + 18
18 ग्राम वाटर में कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा सर? 2 ग्राम। 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ओके, 1 ग्राम वाटर में 2/18 ग्राम होगा। तो W2 ग्राम वाटर में कितना होगा? तो W2 ग्राम में W2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? ध्यान से देखो इस फॉर्मूला में, इतना तो सर ग्राम हाइड्रोजन ही है। ये इतना सेक्शन क्या है? हाइड्रोजन। और उसको डिवाइड करा टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तो देखा ये W लिया हुआ है हमने, तो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड W मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो समझे, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, मतलब सर W दे दिया, W कितना है? 0.25 ग्राम्स। वेरी गुड। आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.2 ग्राम CO2। CO2 सर CO2 आपने W1 बोला था, मैं आप पीछे नहीं जाके दिखाने वाला, याद रखना। तो यहां पे हमारे पास क्या है? 0.2 ग्राम, ये क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड 0.1 ग्राम H2O, तो मतलब W2 क्या आएगा? 0.1 ग्राम क्या आया? वाटर। तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई। तो क्या हम अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। कार्बन का निकालना है 12/44 मल्टीप्लाई बाय W1 अपॉन W इंटू 100। मतलब सर यहां पे 12 है, नीचे 44 है, मल्टीप्लाई बाय W1 कितना है? 0.2 और W कितना है? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो उसके लिए बेटा क्या करना होगा? 2/18 मल्टीप्लाई बाय W2 अपॉन, अब W2 से जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे W रखना पड़ेगा और नीचे इंटू 100। इसी तरह से होगा बेटा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पे पहले तो वैल्यूज डाल देते हैं। तो 2/18 मल्टीप्लाई बाय W2 क्या है हमारे पास? 0.1 और W क्या है हमारे पास? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, अब यहां तक पहुंच गए, कैलकुलेशन तो करो। तो बात आपको समझ में आ गई कैसे अप्लाई होगा? बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। होपफुली आपको ये समझ में आ गया कैसे अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन निकालना है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूमास मेथड। हो वेरी वेरी डिमांडेड मेथड। अगर आपके स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं तो मैं आपको नंबर दिलवाऊंगा इस मेथड के थ्रू, बड़े ध्यान से समझना। सर हमने पहले भी पढ़ा था, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों ने मिलके, पहले तो हमें ड्यूमास मेथड के बारे में ये पता करना है काम किस पे करता है। सर ये नाइट्रोजन पे काम करता है। ड्यूमा मेथड किसके बारे में बताता है? अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। बड़े ध्यान से समझना बेटा, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। हाँ सुनो ध्यान से, हेडफोन लगे हुए ना, हाँ इधर उधर की आवाज नहीं आनी चाहिए, बड़े ध्यान से समझना, नंबर पक्के होंगे अभी आपके। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, तीनों चीजें मिलके हैं। कितने कितने नहीं पता, तो X मान लिया कार्बन, Y मान लिया हाइड्रोजन और Z मान लिया नाइट्रोजन, कोई कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाने की सोची तो हमारे दिमाग में आया कि पहली चीज जो हमने इस चैप्टर में समझी थी, इस टॉपिक में समझी थी, वो ये थी कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम उसको बुला के लाए कि भाई तू इनकी क्या करा, ऑक्सीडेशन करवा। वो कहता ठीक है। तो कितना लेके आना है वो भी हमने इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, 2x + y/2। इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना, घबराना नहीं है, ये कुछ नहीं, बैलेंसिंग है। मेन कॉन्सेप्ट पकड़ो, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, उसकी रिएक्शन हमने कॉपर ऑक्साइड से करवाई, ऑक्सीडेशन करवा दी। कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ के तो आए हो अभी, नया क्या बता रहा हूं मैं, पढ़ा तो था। अच्छा, हाइड्रोजन की करवाओगे क्या बन जाएगा? वाटर। और नाइट्रोजन की करवाओगे वो N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। N2 की अगर आप करवाओगे तो वो नाइट्रोजन बन जाएगा, या कभी कभी
क्या बन जाता है, नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है, और साथ में निकल आता है कॉपर बाहर। क्यों सर, कॉपर ने सारे ऑक्सीजन बांट दिए अपने, सबको दे दिए, जाओ जाके ऐश करो, और खुद बिना ऑक्सीजन के यहां पे बैठा है, बैलेंसिंग हो रही है बैलेंसिंग, ठीक है। तो चलिए, अगर तो सर नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में बाहर आया तो बात ठीक है। अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आया, इफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन अगर आता है, तो दोबारा से रिएक्शन किससे करवा दो, CuO से करवा दो, यू विल फाइंड दैट N2 निकल के आया, आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। हमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए, किस रूप में चाहिए, N2 की रूप में चाहिए सर, और कोई ऑक्साइड हमें नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं, अब यहां पे नाइट्रोजन का गैस निकला है और मुझे नाइट्रोजन का एस्टिमेट लेना है कि कितना नाइट्रोजन है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट आ गया कि नाइट्रोजन तो सर उड़ जाएगी, गैस है, गैस तो सर उड़ जाएगी, वो तो रुकेगी नहीं, तो मैं कैसे पता करूंगी कितनी है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जब मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, कोक पीता हूं, तो कोक पी रहा होता हूं जब मैं, तो हर सिप में मुझे गैस का एहसास होता है, उसमें भी तो गैस है, वो तो नहीं उड़ी। जब मैंने बॉटल खोली थोड़ी सी निकली, पर सारी नहीं निकली, काफी हद तक गैस जो है वो लिक्विड के अंदर ही है अभी भी, बड़ी कमाल की बात है। तो मतलब सर अगर गैस को पकड़ के रखना है तो मुझे उसको किसी लिक्विड के साथ एंगेज करना पड़ेगा, लिक्विड के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, ताकि लिक्विड उस गैस को पकड़ के रखे, हर समय के लिए नहीं, कुछ देर के लिए, ताकि मैं गैस का सही अंदाजा लगा सकूं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ, मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, अब जरा दिमाग दौड़ाइए। क्या ऐसे ही होता है कोल्ड ड्रिंक के टाइम पे? मैं देखता हूं आपको साफ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो फिर हमने अभी क्या समझा कि सर नाइट्रोजन गैस है, उड़ जाएगी, इसको पकड़ो, मतलब इसको किसी लिक्विड के ऊपर एक्वायर कराओ, पकड़ो इसको। तो हमें क्या किया, हमने कहा जो नाइट्रोजन निकलेगी उसको किसके ऊपर ले लो, उसको हम एक कंटेनर पे वाटर ले लेंगे और वाटर के ऊपर नाइट्रोजन लेंगे, ताकि नाइट्रोजन उसमें पकड़ के रख सके, ऐसे शू करके उड़ ना जाए, और मेरा जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है इस पर मिट्टी ना पड़ जाए, ठीक है बेटा। तो फिर हमने क्या किया, जब हमने नाइट्रोजन को उस वाटर के अंदर, कंटेनर के अंदर बंद कर लिया, यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन एंड वाटर है, तो यहाँ पे दो तरह के हमें वेपर्स को ऑब्जर्व करा, थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं। यहां पे मैंने एक कंटेनर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास वाटर, और दूसरा बंदा जो यहाँ पे है हमारे पास, देखो वाटर है, और दूसरी मैंने नाइट्रोजन की गैस इसके अंदर अक्वायर कर ली है। अब ये कंटेनर बंद है, और ये जो है ऊपर को क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर, प्रेशर लग रहा है दीवारों के ऊपर, सारे कंटेनर पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है बेटे, प्रेशर। और प्रेशर लगने के कारण मैंने पूछा ये किसका प्रेशर है, कहते वाटर कौन सा वेपर नहीं बनता, वाटर भी तो वेपर बनता है, गैसियस फॉर्म में जाता है कि नहीं वाटर, हाँ जी जाता है। तो सर अगर वाटर गैसियस फॉर्म में जाता है, हो सकता है ये जो प्रेशर बन रहा है, ये जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, इसमें योगदान वाटर का भी हो, मतलब ये वाटर और नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, और नहीं, वाटर एंड नाइट्रोजन दोनों का मिलके प्रेशर लग रहा है ये, ठीक है जी, ओके। हमने कहा ओके डन, ये बात समझ में आई। तो हमने इससे क्या समझा कि यहाँ पे अब हमारे पास दो तरह के प्रेशर हैं, जिसको एक्वस टेंशन बोला जाता है। तो एक्वस टेंशन वाला प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस क्रिएट हो रहा है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला है जिससे हम नाइट्रोजन की एस्टिमेशन ले सकेंगे। दोबारा से समझते हैं एक बार। नाइट्रोजन हमने किसके ऊपर ले लिया, किसी लिक्विड के ऊपर, लिक्विड कौन सा, वाटर, और वाटर के ऊपर जब वो आया तो वहां पे प्रेशर दो तरह के आ रहे थे, एक वाटर का प्रेशर है, एक नाइट्रोजन का प्रेशर है, दोनों के प्रेशर को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। अब फॉर्मूला हमारे पास ये है, फॉर्मूला ध्यान से देखो, P माइनस P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, ये वाला जो सेक्शन है P2 V2
T2 वाला, ये है एट STP। सर STP क्या होता है? STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें जो टेम्परेचर लेना होता है बेटा वो होता है 273 केल्विन, और इसी के अंदर जो प्रेशर लेना होता है बेटा वो होता है 1 ATM। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये किस पे आएंगी? STP पे। सर यहां तो वॉल्यूम भी है, पर आपने तो दो ही लोगों की वैल्यू बताई है, टेम्परेचर की और प्रेशर की, पर वॉल्यूम की नहीं है। मतलब बेटा हमें क्या निकालना होता है? वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी होती है, वो दी नहीं होती है। STP पे वॉल्यूम निकालनी पड़ती है, दी नहीं होती है। प्रेशर दिया होता है, टेम्परेचर दिया होता है, वो सब कुछ है। तो मतलब ये STP का फॉर्मूला है जिसमें हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। डन। ओके, आगे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी है? जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जो केस हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो ये मैं अभी आपसे बातें कर रहा था, इसकी वैल्यूज हैं। सर इसमें P कौन है? प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। मतलब यहां पे दोनों ने मिलके कितना प्रेशर बनाया है, इन दोनों ने मिलके कितना प्रेशर बनाया उसको P बोलते हैं। पर सर हमने तो नाइट्रोजन के बारे में पता करना है, आप पानी का भी प्रेशर बीच में बताई जा रहे हो। वही तो मैं कह रहा हूं कि P में से क्या माइनस कर दो? P1। सर P1 क्या होता है? एक्वस टेंशन ऑफ वाटर। P में से P1 N2 एंड H2O में से एक्वस टेंशन मतलब पानी को गायब कर दो, तो वहां प्रेशर किसका रह जाएगा? नाइट्रोजन का रह जाएगा। मतलब माइनस करने के बाद ये प्रेशर किसका बन जाएगा? नाइट्रोजन का प्रेशर बन जाएगा। बेटे बोलो, बात समझ में आई? ओके, क्वेश्चन में सीधी वैल्यूज दी होती है, सीधी सीधी एकदम सीधी वैल्यूज, तो उसको आपको चिंता नहीं करनी। अच्छा, V1 क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्योंकि ये कंटेनर जो है, ये कंटेनर, इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, और हमें पता होगा। हम लेबोरेटरी में कंटेनर लेके बैठे हैं, कितने ml का लेके बैठे हैं पता तो होगा ना। तो ये भी वॉल्यूम सर हमें क्वेश्चन में देंगे। टेम्परेचर, लेबोरेटरी में किस टेम्परेचर पे आप ये रिएक्शन कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो भी आपको पता है। तो सर ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। P भी गिवन होगा, P1 भी गिवन होगा, V1 भी गिवन होगा और T1 भी गिवन होगा। क्वेश्चन इतना आसान आएगा कि आप सीधा इसको अप्लाई कर दोगे। मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाता हूं आपको, मेरी बात आप समझता। तो सर जब हमें ये बात समझ में आई एक्वस टेंशन क्या होता है, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका निकल के आएगा? STP के ऊपर गैस का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, डन। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है हमें। नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अब ध्यान से बात समझिएगा। नाइट्रोजन जो है इसका मास कितना होता है? 28 ग्राम्स। किसका? 1 मोल का मास। 1 मोल नाइट्रोजन का मास बेटा हुआ 28 ग्राम्स। ओके, 1 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है? तो वो होता है 22.4 लीटर। ये पहले चैप्टर में बेटा हमने करा हुआ है। 22.4 लीटर होता है 1 मोल का, कोई भी गैस हो। 1 मोल एनी गैस, उसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, पता है हमें। अच्छा जी, तो अगर ml में बोलना हो तो 22400 ml N2 होता है 28 ग्राम मास का। उसका भार कितना होगा? इतना। अच्छा, 1 ml का नाइट्रोजन का भार कितना होगा? 28/22400 ग्राम्स। ओके, और अगर वॉल्यूम हुई V2 वॉल्यूम हुई तो कितना भार होगा? 28/22400 इंटू V2, इतना ग्राम होगा भार। तो ये सर मास है। ओके, हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन।
तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे? सर परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो नाइट्रोजन कितना है, इतने ग्राम, तो मैंने लिखा 28 अपॉन 22400 इंटू V2 और अपॉन, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या लेते हैं हम? शुरू से ही W लेते हैं, पहले भी मैंने आपको करके दिखाया, कार्बन में भी W लेते हैं, राइट? तो हमने यहां पे क्या लिखा? W एंड मल्टीप्लाई विद 100 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा बेटा, तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बना के मैंने पूरा आपको दिखाया, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा था। मतलब पहले हमने ये पूरी चीज परफॉर्म करनी है, उसके बाद हमने इसको फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालना है। सर ये क्वेश्चन देखने में जितना भयंकर लग रहा है, जस्ट इसमें एक ही कॉन्सेप्ट सीखना है कि जो नाइट्रोजन निकला है उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट करना है और उसके P में से P1 माइनस करना है और वो पूरा सिस्टम डेवलप करना है। ठीक है बेटा, चलिए। तो जो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं एक। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.16 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव बाय ड्यूमास मेथड 46 cc of N2 measured over H2O at 15 degrees Celsius and at a pressure of 755 mm of Hg. Find percentage of nitrogen. ओके तो जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आप वैल्यूज लिख के आएंगे, निकालेंगे, जरा निकालो, जरा लगाओ 2 मिनट। हुआ कुछ? वैल्यूज लिख लिया आपने? तो इसमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? पहले तो हमें फॉर्मूला लिख लेना चाहिए कि फॉर्मूला है P माइनस P1, राइट, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, फॉर्मूला जितनी बार लिखेंगे उतनी बार लर्न होगा। एंड दूसरा फॉर्मूला है फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, उसका मेथड क्या होता है? 28 अपॉन 22400 इंटू, यहाँ पे हमारे पास था V1 अपॉन W इंटू 100, ये दूसरा फॉर्मूला है। इन दोनों को अप्लाई करके हम आंसर निकालने वाले हैं। तो चलिए, उन्होंने बोला 0.6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सर उन्होंने W दे दिया पहले 0.16 ग्राम is gave by the Dumas method, okay, 46 cc of nitrogen measured, ये हमें क्या दिया हुआ है? क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज वॉल्यूम, बहुत कम बच्चे इसको पहचानेंगे। 46 cc इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम दी हुई है। ओके डन। उसके बाद ऑफ नाइट्रोजन मेजर्ड ओवर द वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, सर टेम्परेचर भी आ गया। टेम्परेचर कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये वॉल्यूम जो है ये V1 है। ठीक है जी, वॉल्यूम क्या है? V1 और टेम्परेचर T1, क्योंकि ये वाली चीजें तो हमें पहले से पता है। टेम्परेचर ये वाला टेम्परेचर बेटा आपको पहले से पता है 273 केल्विन। ये प्रेशर भी आपको पहले से पता है 1 atm, राइट। देखो यहां पे लिखा नहीं हुआ, ये देखो P2 क्या है? 1 atm या 760 mm ऑफ Hg भी बोल सकते हैं। टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन, तो ये हमें पहले ही पता है। और जो प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं? और 760 mm ऑफ Hg।
ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी। अच्छा, और क्या दिया, ध्यान से देखो, ध्यान से। एंड एट अ प्रेशर ऑफ 755 mm ऑफ Hg। तो यहां पे हमारे पास P दिया है 755 mm ऑफ Hg इस तरह से। अब इसमें से हमने माइनस करना होता है वाटर का प्रेशर। जो एक्वस टेंशन होता है, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, ये गिवन होता है बेटा आपको क्वेश्चन में। यहां पे मैं क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है तो इसमें क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है। ये आपको जो एक्वस टेंशन मतलब जो दूसरा होता है P1, ये वाला P1, ये आपको हमेशा होता है गिवन। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, P1 क्या है, P हमारे पास क्या है यहाँ पे 755 माइनस एक्वस टेंशन। जरा लगाइए इसको, वैल्यूज डालिए जरा फॉर्मूले में, डालो फटाफट डालो, डालो जल्दी। डाली। और वाटर की जो एक्वस टेंशन होती है वो होती है 750। इसको मैं थोड़ा सही से लिख लेते हैं। एक्वस टेंशन ऑफ वाटर होती है 750 mm ऑफ Hg। तो अब हमारे पास 755 है, ये है, तो वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। P की जगह क्या लिखूंगा, 755 माइनस 750, ओके। और वॉल्यूम मेरे पास क्या दी हुई है 46 क्यूबिक, 46 डाल दी इसकी वैल्यू, और नीचे टेम्परेचर T1 है तो यहां लिख दिया 15 इज इक्वल टू P2 क्या है हमारे पास, P2 ध्यान से समझिए, P2 बोलो जल्दी जल्दी बोलो, P2 इज 760 mm ऑफ Hg। प्रेशर फिर उसी में लो ना सारे। वॉल्यूम V2 हमें नहीं पता है, एंड टेम्परेचर हमारे पास है T2, इट इज 273 केल्विन। तो यहाँ वैल्यूज भर देते हैं। P2 हमारे पास कितना है 760 mm ऑफ Hg मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम निकालना है और टेम्परेचर है 273। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से हमारे पास निकल के आएगा V2, और उस V2 की वैल्यू बस इसमें डाल देनी है, और W की वैल्यू आपके पास है, मतलब यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके V2 निकल के आएगा। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा नाइट्रोजन निकालने का। नाइट्रोजन का मेथड क्या आएगा 28/22400 इंटू V2 जो ऊपर से आप निकाल के लेके आएंगे, और W हमारे पास कितना है 0.16 मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन होगा। तो यहां से जो वैल्यूज निकल के आएंगी वही हमारा ड्यू। बस देखो वैल्यू हमने सीधी उठा के डाली है। हाँ, ये सीसी जरूर आपको घुमा सकता है, क्योंकि बच्चों को सीसी पता नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर है, और इसमें हम क्या निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं वॉल्यूम की। ml में या लीटर में उसको कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन वाले वीडियो में आपको मैंने उसको समझाया हुआ है पूरे डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूमर्स मेथड के बाद हमारा नेक्स्ट आता है जिल्दाल्स मेथड। जिल्दाल्स मेथड हमें फिर से नाइट्रोजन के बारे में बताता है, और इसमें समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से समझिए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने और उसको H2SO4 एंड CuSO4 दोनों से रिएक्ट करवाया, तो यहां पे बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, और इसकी रिएक्शन करवाई NaOH से तो बन गया NH3 एक्वस। अब यहां पे मेरे पास अमोनिया NH3 एक्वस बन के आया। फिर दोबारा से समझो ये रिएक्शन,
H2SO4 CuSO4 दोनों से रिएक्ट करवाया, बन गया NH4SO4 NH4 होल ट्वाइस SO4। ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, जिसमें कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, वो। तो उनमें से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें स्पेशली इन दोनों की जरूरत पड़ी, और आपने जब NaOH से रिएक्शन करवाई तो यहां बन गया एक्वस NH3। ठीक है बेटा। तो अब हमने जब NH3 निकला, इसका काम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन सीधी किससे करवा दी, H2SO4 से। NH3 की रिएक्शन किससे करवा दी, H2SO4 से। तो जब करवाई तो यहां फिर से, सर ये क्या कर रहे हो, ऊपर भी बनाया आपने वही, फिर नीचे क्यों बनाया, ऐसे बार बार दो बार एक ही चीज बना रहे आ रहे हो। इसका कारण ये है बेटा, यहां से यहां आने में इंप्योरिटीज को हटाया गया। पहले जब ये बना था इसमें इम्प्योर था ये, इससे सारा कुछ हटाया गया, सिंपल NH3 इसको बनाया गया। फिर NH3 बनाने के बाद नया फ्रेश बनाया गया NH4 होल ट्वाइस SO4, ताकि इसमें से सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएं, जो हमारा एस्टिमेशन है वो बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है बेटा। तो फिर अब आता है हमारे पास पॉइंट कि हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अब कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के बारे में कैसे पता करेंगे। तो इसका मेथड जो यूज करते हैं 1.4 अपॉन W, मतलब जो, और W क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, इनटू N। N नाइट्रोजन नहीं है, N नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी आपको पता है, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते होते हैं, N फैक्टर इनटू मोलैरिटी। N फैक्टर सर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसको ही क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। और क्वेश्चन में मोलैरिटी पक्का दी होती है, पक्का 100%। तो जब मोलैरिटी दी होगी और एन फैक्टर होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगी, नॉर्मेलिटी। एंड वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml के अंदर, उसको हमने यूज करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है हमने, ml के अंदर। बोलिए बात समझ में आई आपको। ओके। जल्दाल टेस्ट स्पेशली कहां दिया जाता है, नाइट्रो कंपाउंड जहां पे NO2 होता है वहां पे देता है। एजो कंपाउंड्स, एजो का मतलब होता है जहां नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो, उन कंपाउंड्स को एजो बोला जाता है। या अगर मैं और क्लियरली बताऊं, जहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ही जुड़ रहा हो तो वहां पे एजो कंपाउंड्स बोला जाता है उनको। N इन रिंग, मतलब नाइट्रोजन इन रिंग अगर हो तो उसके अंदर भी ये टेस्ट चल जाता है, जबकि ड्यूमर्स मेथड हर जगह नहीं चलता था, ये कहीं और जगह भी चलता है जल्दाज मेथड। ये स्पेशल पॉइंट्स है जहां जहां वो चल जाता है। सर अगर इसका क्वेश्चन करना हो तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपका ध्यान लेके जाऊंगा, जैसे आपने देखा इस फॉर्मूले के अंदर कुछ भी नया नहीं है। इस फॉर्मूले में उन्होंने क्या करा है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे आएगा, 1.4 अपॉन W इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ml के अंदर, है ना जी। अब सर नॉर्मेलिटी निकल जाए, बाकी चीजें तो हम ढूंढ के निकाल लेंगे, ठीक है। अब पहले हम लिस्ट बनाते हैं। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जल्दाल्स मेथड, द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ये कौन है, कंपाउंड बता दिया उन्होंने सीधा ही, W इज इक्वल टू 0.5 ग्राम्स, ओके, इज न्यूट्रलाइज्ड 10 ml। वॉल्यूम कितना दे दिया, 10 ml, सीधे ही आ रही है चीजें। 1 मोलर H2SO4। अब H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे दी, 1 मोलर H2SO4। सर हमें चाहिए नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है N फैक्टर इंटू, नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, N फैक्टर इंटू, बोलो, मोलैरिटी। आपकी आवाज आती है मुझे, आप बोला करो मुंह से, समझ गए। ओके, तो N फैक्टर कितना है हमारे पास, कौन है, H2SO4। ओए ओए इधर लिख दे, H2SO4। तो इसका N फैक्टर क्या निकल के आएगा बेटा, कितने H पॉजिटिव छोड़ेगा ये, कितने छोड़ेगा, 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। मोलैरिटी कितनी दी है, 1, तो यहाँ पे 1, तो आंसर आ गया नॉर्मेलिटी 2 है। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4, टोटल हमारे पास मास कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय, अब नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मेलिटी 2 है और वॉल्यूम कितना है 10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकल आएगा, डेफिनेटली निकल के आएगा। जल्दाल्स मेथड बहुत ही सिंपल हो गया। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, कैरियस मेथड। ये हमें किस किस चीज़ों के लिए बताता है? क्लोरीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, सल्फर। ये आपको बहुत आसान लगने वाला है, अभी आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाला है। इसका कारण क्या है कि आपने बहुत अच्छे लेवल के मेथड्स पढ़ लिए, अब आपको बहुत ईजी लगेगा। कैसे? मैंने आपको ये बताया था कि क्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन जैसे हैलोजेंस हैं, इनकी पीपीटी बन जाती है AgNO3 के साथ, पढ़ा था हमने। तो बस इन्होंने क्या करा, AgNO3 से इसकी AgCl बना लिया और बाद में इसको NH3 में डाल के, मतलब NH3 में डाला तो यहाँ पे ये घुल गया, पूरे अच्छे से घुल गया। कौन? अगर सर क्लोरीन है तो घुल जाएगा, ब्रोमीन थोड़ा थोड़ा घुलेगा और आयोडीन बिल्कुल नहीं घुलेगा। इसी मेथड में अगर क्लोरीन है तो पूरा घुल जाएगा, सॉल्युबल लिखा मैंने, और अगर ब्रोमीन आएगा तो चलो आगे समझते हैं उसको। चलो AgCl 1 पॉइंट, AgCl का मास अगर आप निकालो तो 143.5 ग्राम AgCl के अंदर 35.5 ग्राम क्लोरीन होता है। हाँ जी पता है सर। 1 ग्राम AgCl में कितना होगा? 35.5 अपॉन दिस, इतना क्लोरीन होगा। एंड 41 ग्राम AgCl में कितना होगा? 35.5 अपॉन 143.5 इंटू W1 ग्राम क्लोरीन होगा। तो बस ये वाली वैल्यू उठाइए और नीचे टोटल, ये क्या है? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। देखो जरा इसको, देखो ध्यान से, मैं देखूं आपको दिख रहा है कि नहीं सब कुछ? सिंपल है, हाँ बस ठीक है। बस इसी को कॉपी करते चले जाएंगे, अभी कॉपी करेंगे। चलो आगे आया ब्रोमीन। पहले इसको AgNO3 से AgBr बन गया, AgBr को एक्वस NH3 से। सर ये पार्शियली सॉल्युबल है, ये पूरी तरह नहीं घुलता है, नहीं घुलता है। ऐसे भी पता लग जाएगा कि हाँ जी इसमें ये है, ब्रोमीन है तो पूरी तरह नहीं घुलेगा। अच्छा चलो आ जाओ, अब AgBr फिर से वही बात। अब हम ध्यान से अगर पीछे देखें तो ऊपर मास मैंने किसका रखा था? क्लोरीन का। नीचे मास मैंने किसका रखा था? AgCl का। बोलो हाँ के ना। और यहाँ पे मास आएगा W1। W1 मतलब आपका कंपाउंड कितना है, जो जैसे W1 ग्राम AgCl है, AgCl कितना गिवन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो AgCl का मास कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो उस वजह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है, इसमें ऊपर मास किसका आएगा? ब्रोमीन का। नीचे मास किसका आएगा? AgBr का। ये क्या है? W1 क्या है? बेला बोलो बोलो बोलो। W1 इज गिवन मास ऑफ किसका? किसका गिवन मास है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ AgBr का। और नीचे गिवन कंपाउंड का मास, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। सेम इधर आ जाओ आयोडीन में। आयोडीन तो सर घुलता ही नहीं है, किसमें? NH3 में नहीं घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा। कोई बात नहीं, नहीं घुलता तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन निकालना हो, आयोडीन का मास, नीचे AgI का मास, और यहाँ पे जो गिवन मास था, और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा। अगर सर सल्फर निकालना हो, सर सल्फर के लिए हमें याद आ गया, आपने बोला था ना OO ना Na2O2, तो आपने जब इससे रिएक्शन कराई तो H2SO4 बन गया, BaCl से Cl2 से कराओगे तो BaSO4 बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे BaSO4 में से सल्फर निकालना है। सर सल्फर का मास क्या होता है? 32 सल्फर का मास। नीचे उसके रखो BaSO4 का मास इंटू W1 W2, वो सारा साथ सेम चल रहा है बेटा, सेम चल रहा है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं करा। एंड आफ्टर दैट फॉस्फोरस अगर निकालना हो तो फॉस्फोरस को पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को MgSO4 से रिएक्शन करवाई, तो ये कंपाउंड यहाँ पे इस तरह से बन जाता है Mg2P2O7। लर्न करना पड़ेगा, राइट? तो इस कंपाउंड को ऐसे करके हमने दिमाग में रख लिया। फॉस्फोरस का मास होता है 62 और नीचे हमने इसको रखा, तो वो सेम फॉर्मूला हो गया। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आ गए होंगे। लर्न करने वाली चीज़ें बेटा लर्न ही करनी पड़ेंगी। आपने इस वीडियो को जब अब ध्यान से सुना, नोट्स बनाए ना, एक काम करना, अभी 1 घंटे की ब्रेक लेंगे, 1 घंटे बाद आप दोबारा से आके इस वीडियो को सिर्फ सुनेंगे, स्पीड कर लेना 1.5 और आराम से बस इसको सुनना है। ये टॉपिक खत्म है आज के बाद। आज के बाद आपको इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर आपने ध्यान से मेरी बातें ध्यान से इसको अपने दिमाग में प्लेस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।